अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान की सियासत में बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के हालात चल रहे हैं। कोई -1 की बात कर रहा है, कोई -ऑल की बात कर रहा है, कोई APC बुलाने की बात कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कौमी असम्बली में खिताब किया और -1 को लेकर और अपने विजन और बिलखुसूस एहतसाब के मिशन को लेकर उन्होंने क्या कहा, देखिए। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। जी निज़ामी साहब। जी हाँ शाहिद साहब, ये जो -1 वाली बात चल रही है, एक बहस चल पड़ी है। ऐसा तासर मिलता है कि आपकी पार्टी जो है उसको कुछ लोग इसके हक़ में हैं, जब कुछ लोग ख़िलाफ़ हैं। शहबाज शरीफ साहब भी एक ज़माने में इसके हक़ में थे, लेकिन मैंने जो आपकी देखी है तकरीर वगैरह, आपका तो तासर मुझे ये लगता है कि आप समझते हैं कि हक़ में हो या ना हो, ये चल नहीं सकता। सर मैं 88 से देख रहा हूँ सियासत में कि हर रियासत के बारे में -1 की बात आती है। -1 मेरी नज़र में एक नामुमकिन बात है, क्योंकि जो पार्टी का रूह रवां जो होता है उसको आप निकाल के वो पार्टी सियासत नहीं कर सकती। ख्वाहिश होती है पार्टी के अंदर भी लोगों की, ये पार्टी का इंटरनल मसला होता है। -1 बाहर से नहीं हो सकता। लेकिन ये पहला वज़ीर आज़म है जिसने खुद -1 का जिक्र किया है। ये पहला वज़ीर आज़म है। जी हाँ बिल्कुल। और वो जो एहतसाब की बात कर रहे हैं असेंबली में जी, और कह रहे हैं कि अपोजिशन वाले जो हैं जिनको मैं एहतसाब कर रहा हूँ, एहतसाब कौन सा किया है, उसके पास कौन से इख्तियारात है एहतसाब के, कह रहे हैं ये -1 करा रहे हैं। भाई हम करा रहे हैं तो किससे करा रहे हैं? -1 तो पार्टी के अंदर होता है। पहले उसने कहा जी चॉइस नहीं है, अगले दिन आके कहा जी जब 160 वोट पड़े, 172 नहीं हो सके, अक्सरियत असम्बली में नहीं दिखा सके, 2 हफ्ते मेहनत करती रही हुकूमत, 2 हफ्ते इशाइया दिया, लेकिन जब वोट पड़े थे 160 थे। और इसके बावजूद के बहुत से कोरोना से मुतासर अरकान असम्बली, उनको भी लाया गया, फिर भी मामला पूरा नहीं हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर बौखलाया हुआ है, दबाव में है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हकीकत तो ये है जो वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है, नाकाम तरीन हुकूमत है। हर मसला उसने पाकिस्तान का बढ़ाया है, कम नहीं किया। मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप बुजुर्ग हैं, कि आप ये बता दें 2 साल में इस हुकूमत का एक मुस्बत काम बता दें, एक अचीवमेंट बता दें। हाँ ज़रा बड़ा लगता है, सोच विचार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रा जो होती है बात कर देते हैं, इसका नुकसान भी होता है। सिर्फ यही आप कह सकते हैं, अगर कोई इसको प्लस पॉइंट कहें। जिस तरह PIA के बारे में जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी, आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप एविएशन से आप वगैरह तल्लक है, और मुझे पता है कि आपको आपकी हॉबी भी है और आप इसके मुताला भी करते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में तो रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं। लेकिन जिस अंदाज से ये इंटरिम रिपोर्ट PIA की जारी की गई, क्या इस तरह किया जाता है? और फिर ये जो पायलट्स वाला मामला है, इसको इसके साथ नती कर देना, ये कहाँ तक इसको दानिशमंदी कह सकते हैं आप? नहीं, इसमें तो कोई दानिशमंदी नहीं है। देखिए, ये बड़े हसास मसले होते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये हुकूमत नहीं करा रही, ये हुकूमत नहीं होती। ये इसका नाम पहले सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड होता था, जो इंडिपेंडेंट होता है, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब उसको एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड कहते हैं, AAIB। ये इंटरिम रिपोर्ट जारी करते हैं। आप इस रिपोर्ट का पैरा 4 पढ़ लें। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं होती। ये पायलट गलती कर गए या कंट्रोलर कर गए या जहाज़ ख़राब था, वो रिपोर्ट कभी भी ये नहीं कहती। इस रिपोर्ट का मकसद ये होता है कि आइंदा एक्सीडेंट को बचाया जाए। ये किसी को सज़ा देने के लिए, किसी को बचाने के लिए नहीं होती। हुकूमत इसको हर वज़ीर मुख्तलिफ अंदाज से बयान करता है, रिपोर्ट में ये नहीं है, रिपोर्ट में ये है। इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये रिपोर्ट 6 महीने बाद आए, साल बाद आएगी। इसका एक ही मकसद होगा कि आइंदा
इस किस्म के सबक हासिल करके एक्सीडेंट से बचा जाए। अब जो लाइसेंस का मसला है वो बहुत पेचीदा हो गया है। वो मसला बड़ा आसान था कि ये शक है कि जो रिटन एग्ज़ाम सिविल एविएशन अथॉरिटी लेती है, रिटन एग्ज़ाम, उसके अंदर चीटिंग हुई है। ये शक है। उसकी शायद कोई इन्वेस्टिगेशन भी हुई है साल पहले, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन यह भी हकीकत है कि 28 लोगों को पिछले साल शो कॉज नोटिस जारी किए गए। वो अदालत चले गए, उसके बाद अदालत के हुक्म पर उनको हियरिंग मिली। हियरिंग के बाद कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं हुआ। फिर यकदम ये कहा गया पार्लियामेंट के अंदर कि 262 पायलटों के, जो कि 30% पायलट बनते हैं, उनके लाइसेंस फेक हैं और सस्पिशियस हैं। लाइसेंस कभी फेक नहीं हो सकता, लाइसेंस जारी किया गया है। अगर ये शक है कि उस लाइसेंस को हासिल करने वाले एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है, तो फिर तरीका ये था कि सिविल एविएशन इदारा जी जो लाइसेंस जारी करता है, जो इम्तिहान लेता है, वो उन 262 को शो कॉज जारी करता कि जनाब आपके खिलाफ ये इल्ज़ामात हैं, आप पेश हों, अपनी सफाई दें। उसके बाद ये DDCA का इख्तियार है कानून के तहत कि वो लाइसेंसेस कैंसिल कर दे, लाइसेंस कैंसिल कर दे, और वो हुकूमत को समरी भेजते हैं, क्योंकि कानून में लिखा है कि हुकूमत की अप्रूवल चाहिए। हुकूमत अब काबीना, जहाँ फेडरल गवर्नमेंट लिखा होता है वो काबीना है, वो समरी काबीना को जाती, वो एक फॉर्मेलिटी है, वो अप्रूव करते, उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाते। यहाँ क्या हुआ, ये बड़ा एहसास, मैं आखिरी बयान कर देता हूँ। तमाम एयरलाइनों को खत लिखे गए कि आपके इतने पायलट हैं, इनको आप ग्राउंड कर दें। अच्छा, ग्राउंड कर दें। और फिर ये लिखा गया कि इनके खिलाफ अब सिविल एविएशन रूल्स के तहत तहकीकात होगी और इनको सफाई का मौका दिया जाएगा। यानी आपने इल्ज़ाम लगाने से पहले उनको सजा दे दी, उनकी बदनामी कर दी, और अब कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगी। और एयरलाइन को तकरीबन ग्राउंड कर दिया, PIA को। PIA भी ग्राउंड, सारी ग्राउंड हो गई। अब दुनिया में कोई आदमी भी, कोई मुल्क भी आपका लाइसेंस मानने को तैयार नहीं है। जिसका मतलब ये है कि कोई पाकिस्तानी जहाज़, कोई पाकिस्तानी पायलट, कोई पाकिस्तानी इंजीनियर वहाँ नहीं जा सकेगा। ये यूरोप में और UK में इम्प्लीमेंट हो गया है, बाकी भी उनको फॉलो करेंगे। तो आपने बग़ैर तफ्तीश किए, बग़ैर इल्ज़ाम लगाए, ये हर मुल्क में होते हैं इस किस्म के वाक़यात। उसका तरीका ये होता है कि लाइसेंस कैंसिल करें, बस इतनी बात है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अब्बासी साहब ये भी जानेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ आपके मुआमलात कैसे हैं और नून लीग के अंदर क्या चल रहा है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, निज़ामी साहब भी साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, उसमें उन्होंने अपनी बॉल नून लीग के कोर्ट में फेंकी है और APC से मुतालिक उन्होंने क्या कहा, देखिए। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज वैसे ही किरदार अदा करेगी जैसे करना चाहिए ऑपोजिशन में। बहुत अहम किरदार हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब का है। हम भी उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही शहबाज शरीफ साहब हमसे रब्ता करेंगे अपना APC के लिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कहा कि -1 नहीं, आप -PTI देख रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से कि वो कब APC बुलाएंगे। एक तो ये बता दें कब APC बुलाएंगे, दूसरा शहबाज शरीफ साहब अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन ये तासुर भी आ रहा है कि सियासी तौर पे भी वो क्वारंटाइन हुए हैं। उनके ट्वीट्स तो आ जाते हैं, लेकिन उन ट्वीट्स में भी रस्मी बात ही होती है, कोई वे फॉरवर्ड नहीं होता। देखिए, शहबाज साहब पहले मुल्क से बाहर थे, आप सब ने कहा जी नहीं आ रहे, वो जब आ गए उसके बाद आपने कहा जी वो कोई बात नहीं कर रहे। उन्होंने बातें की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, उन्होंने इश्यूज़ पर बात की है। हर रोज़ तो शहबाज साहब मेला नहीं लगा सकते। अब उनको कोरोना का इशू है, वो सेहतियाब होकर इंशाल्लाह अपना पूरा हिस्सा लेंगे। उस वक्त तक उनकी जमात मौजूद है, हमारा डेली बेसिस पर उनसे रब्ता होता है, मशवरा करते हैं और पार्टी को आगे चलाते हैं। तो उनकी एब्सेंस की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ हैं। अब जहाँ तक APC की बात है,
बिलावल साहब ने जिक्र किया है, यकीनन APC होनी चाहिए, लेकिन APC तमाम अपोजिशन जमातों को साथ रखकर होती है और आज ज़रूरत है APC की। तो इंशाल्लाह शहबाज साहब और बिलावल साहब का रब्ता है और दीगर जमातों से मशवरा करके ये फैसला हो जाएगा। ये बिलावल साहब लाहौर शहबाज साहब को मिलने नहीं आए थे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हो। शहबाज साहब किसी से मिलते नहीं है, मिल सकते नहीं है, क्वारंटीन में है, यानी आइसोलेशन में है। हाँ, जरदारी साहब भी खुद भी क्वारंटीन में, वो भी तो जी उनकी और बीमारी है, उनको शायद कोरोना नहीं है। हाँ, लेकिन वो वैसे ही क्वारंटीन। जी वो मिल नहीं रहे किसी। जी। अच्छा, ये जो मामला है APC का, आपने ठीक कहा, मौलाना फजल रहमान भी बड़े फ्रंट फुट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज मैंने देखा। आप मौलाना फजल रहमान और बिलावल वैसे तो सेफ पेज पे हैं या नहीं आप? क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो वो बात जो मेरे ख्याल से आपकी पार्टी के हसन इकबाल साहब ज़्यादा कहते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। ये बात एक ज़माने में भुट्टो के बारे में वली खान ने कही थी। जी तो आया यही बात मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इसी वजह से आपने लास्ट टाइम उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अब जो वक्त गुजरा है उसके बाद आपके दरमियान जो डिफरेंस ऑफ अप्रोच है इसमें कमी पैदा हो गई। देखिए, डिफरेंस ऑफ अप्रोच ज़रूर हो सकती है, लेकिन एक बात पे सारी अपोजिशन मुतहद है, पाकिस्तान के अवाम मुतहद हैं कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसको अब जाना चाहिए। मुतबादिल क्या है ये वक्त बताएगा और यही हल अपोजिशन ने तलाश करना है। तो अपोजिशन आज एक पेज पर ज़रूर है कि ये हुकूमत अब पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ये पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती, इसने अवाम को तकलीफ़ दी है। और साथ साथ हमें ये भी मोहतात रहना है कि कोई ऐसा कदम ना हो कि जमहूरियत को ख़तरा हो जाए। हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा, हम ये हसूल इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की हल की जंग है। नहीं, ये मकसद तो यही हुआ ना कि जैसे पहले भी आप कहते थे कि आप समझते हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए, बट यू डोंट वांट टू रॉक द बोट। हम जमहूरियत को ख़तरा नहीं चाहते। जमहूरी तो खतरा नहीं। आप खुद जानते हैं कि एक ही दफ़ा पब्लिक एजिटेशन पाकिस्तान में हुई है सड़कों पर, वो 77 था। हाँ, वो उसको हमने फिर 11 साल भुगता। अच्छा, अब क्या है, आप देखें ना, इमरान खान साहब तो अब खुद ये कहने लग पड़े कि अगर मैं चला गया तो आपकी जान नहीं छूटेगी। एक तो ये बात कहते हैं, दूसरे जो हालात हैं इसमें इलेक्शन भी नहीं हो सकते। -1 फार्मूला भी जो है वो बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो कैसे ये तब्दीली आएगी इक़्तिदार में? देखिए, जहाँ तक इमरान खान की बातें हैं, ये बड़ी एक कमज़रफ़ी की सोच है। हमने कभी कहा है, हमने जेल भी काट आए हैं, हम मुकदमे भी भुगत रहे हैं, हमने कभी कहा है कि हमें कोई रिलीफ दो? हम तो कहते हैं कि TV के कैमरे लगाओ लाइव और नैब तफ्तीश कर ले। जो अदालत में केस चल रहे हैं, मेरी 2 पेशियाँ इस हफ्ते, एक 3 तारीख, एक 6 तारीख। मैं तो कहता हूँ आप TV कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कौन सी करप्शन हमने की है। हम तो नहीं घबराते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी करप्शन से पाक हुकूमत थी। आज 2 साल में एक इल्ज़ाम इमरान खान नहीं लगा सकता हमारी हुकूमत पर, एक इल्ज़ाम। मैं 10 इल्ज़ाम अभी आपके सामने गिन देता हूँ इसकी हुकूमत पर, और उसको भुगतना पड़ेगा। करप्ट तो ये लोग हैं, ये सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये बार बार कहते हैं जी वो करप्ट है जी, बचना चाहते हैं। इमरान खान बताए कौन बचना? हम तो नहीं बचना चाहते, हम कहते TV के कैमरे लगाओ। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज एक, उसमें आपने कहा कि यूटिलिटी स्टोर में इमरान खान का दोस्त जो है जी, इमरान खान का कोई दोस्त जी उसको सरबराही कर रहा है, उसमें 50 करोड़ का खांचा मारा गया। ये तो सिर्फ चीनी में है। जो 45 अरब की दूसरी सब्सिडी दी है वो भी खा गए होंगे। ये तो आपके सामने है कि मिल वालों ने कहा 70 रुपए की चीनी देंगे, जी जी, इन्होंने कहा नहीं 63 की दें, उन्होंने कहा जी हम नहीं दे सकते। पुराना एक टेंडर था 78 रुपए का, वो खोल के चीनी खरीद ली। तो अब ये भी कहते हैं कि जी ये हुकूमत सबसे करप्ट हुकूमत है। ये सबसे करप्ट हुकूमत है। मुझे आप बताएं कौन सा वजीर करप्ट नहीं है? प्राइम मिनिस्टर बता दे कौन सा वजीर करप्ट नहीं है, मैं उसके मामलात आपको बताऊंगा। फैसल वाडा बड़ा ऑनेस्ट जी, बहुत ऑनेस्ट। वह कराची चल जाए पूछने कितना ऑनेस्ट आदमी है। आप पूछ लें। ये एक और सिलसिला में मैं कहीं आज देख रहा था, ऐसे रिसर्च कर रहा था कि 2017 में जब आप वज़ीर आज़म थे जी, तो रूजवेल्ट होटल की प्राइवेटाइजेशन का मामला आया था, तो आप यू पुट योर फुट डाउन और उसको आपने मौखर कर दिया। उसको क्या वजह थी कि आपने इसको मौखर किया? मुझे ये याद नहीं है, लेकिन मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि ये होटल नहीं बिक सकते, ये नहीं बिक सकते।
ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूं, इसकी कभी आप अलग प्रोग्राम करके बता दूंगा। 1982 में जनरल ज़ियाउल हक ने कैबिनेट मीटिंग होल्ड की और उन्होंने फैसला किया कि इन होटलों को प्राइवेटाइज किया जाए 1982 में, और एक कमेटी बनी जिसमें बड़े बड़े पाकिस्तान के जो नामवर ब्यूरोक्रेट थे वो रखे गए वक्त के साथ साथ, जिसमें गुलाम इसहाक साहब थे, इजलाल हैदर जैदी साहब थे, एच.यू. बेग साहब थे, इस किस्म के नाम। और वो कमेटी कोई मेरा 12 या 13 साल मीटिंग्स करती रही। जी जी, होटल नहीं बिका। ये हर दौर में बात आती है होटल बेचना चाहिए, ये गवर्नमेंट के प्रोसेस से नहीं बिक सकता। ये होटल नेगोशिएटेड सेल में बिकते हैं, ये बिड प्रोसेस से नहीं बिक सकते। जी जी, क्योंकि आप और नेगोशिएटेड जब आप करेंगे तो प्राइस एस्टेब्लिश करने का कोई तरीका नहीं है। और ये इस वक्त तो डिस्ट्रेस सेल है अगर आप बेचें, वैसे भी जो हालात है अमेरिका में। वो वक्त के साथ होता है। हकीकत ये है कि जितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं बमुश्किल आप वो पैसा रिकवर करेंगे। वो पैसा और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो पैसे की होती है वो आप रिकवर करेंगे। इट इज़ नॉट, ऐसी से नज़र आता है कि ये जी $1.5 अरब का नहीं जी, नहीं माजरत से नहीं। जी जी, तो ये स्मॉल प्रिंट लोगों को नहीं, स्मॉल प्रिंट फिर उसमें टैक्स कितना लगेगा ये भी किसी को पता है। कहते हैं कि 40-50% जी, मैं यही कह रहा हूँ ना। तो बेच के जो आखिर में आपको मिलेगा ना, आप यकीन करें जो PIA की इन्वेस्टमेंट उसके अंदर हुई है वो भी आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी जी। भाई साहब, ये जो आज आपने ये जो आज फैसला किया है काबीना की निजकारी कमेटी ने, अब आप प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, एक तो ये बता दें ये निजकारी कमेटी को मुशीर ख़जाना कैसे हेड करते हैं जब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर मौजूद हैं। दूसरा, ये इसी बलबूते पे किया है कि ये बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच उन्होंने देखी कि ये बिक नहीं सकते और उन्होंने कहा कि बेहतर है कि अब इसको पोस्टपोन ही कर दिया जाए, थर्ड पार्टी दे दिया जाए। नहीं, जो CCOP होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, उसको मिनिस्टर फाइनेंस ही चेयर करते हैं जी। जो मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन, तो वहाँ पर यानी एक जवाबदेह पोजीशन में होता है ना, वो तो समरीज लाता है वहाँ पर। तो अगर आज मुझे इसका फैसले का इल्म नहीं है कि उन्होंने अगर पोस्टपोन कर दिया है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से करेंगे और उसको रेनोवेट करेंगे, ये वो और बेड़ा गर्क करने वाली बात है। ये अगर पोस्टपोन कर दिया है तो इस हुकूमत की पहली अक्लमंदी समझें कि अकल आ गई। समरी भी हुकूमत ही लेकर आई थी, समरी को बाहर से नहीं आई थी, तो अपनी समरी को रिजेक्ट कर दिया होगा। यू टर्न मैं तो गिन रहा था, मुझे बताने लगा एक बंदा कि जी 152 यू टर्न इमरान खान ले चुका है, तो ये 153 हो गया। आपको पता है 152 का तो मतलब है हफ्ते के कितने जी, मैं यकीन करें एक बंदे ने गिन के बताया कि मैंने गिने हैं 152 है, तो ये 153 हो गए। अच्छा, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसको कहते हैं? ये कंपनी ऑलरेडी PIA की एक कंपनी है जो इसको ओन करती है, PIA इन्वेस्टमेंट्स उसका नाम है, मैं उसका चेयरमैन रह चुका हूँ। वो कंपनी इसको जो चलाते हैं वो उसका एक ठेका देते हैं इन होटलों की मैनेजमेंट का। इस तरह ही होटल चल रहा है पहले दिन से, इसको कभी PIA ने खुद नहीं ये तो सब वो कर देते हैं, वो आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि खुद तो आप चला नहीं सकते जी। तो अब उसको और क्या करेंगे, कोई खांचे ही बनाने की कोशिश होगी। साहब ये बताइए कि जो एक तरफ तो आप -1 की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सर्वे आया जिसमें आज कहा गया है कि जी आप पॉपुलैरिटी में PTI से बेहतर है आपकी पोजीशन, 27% से आपके साथ हैं, उससे कम PTI के और 11% पीपल्स पार्टी के। लेकिन साथ ही आपके 6 लोग जो हैं MPs जो हैं, आप मैनेज करते करते वो जाके बुजदार साहब। निज़ामी साहब, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे अब्बासी साहब से। निज़ामी साहब एक ब्रेक लेते हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। जो पॉइंट आपने रेज़ किया है कि पंजाब में फिर से थरथली है, 6 लीगी MPs ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है, इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की थी जो निशात डाहा एंड ग्रुप है, 6 लीगी MPs ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से फिर मुलाकात की है और ये पिछले 6 महीनों में उनकी तीसरी मुलाकात है। तीसरे महीने में गालिबन हमारे प्रोग्राम में ही निज़ामी साहब डाहा साहब आए थे और वो नून लीग की जो मौजूदा क़यादत है और जो सेकंड टियर लीडरशिप है, बिलखुसूस इस्लामाबाद वाले, उनको लेके क्या शिकवे रखते थे, देखिए।
मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे निकाले, बिस्मिल्लाह, की जरूरत ही नहीं है निकाले। ये ऊपर इस्लामाबाद में जितने बैठे हैं, या से टोर बना के बैठे हैं ऊपर वाले, लाहौर इस्लामाबाद वाले का हम निकाल देंगे, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम मुझे निकालो, निकाल को तो दिखाओ यार, क्यों नहीं निकालते। निज़ामी साहब, ये दूसरी मुलाकात पे उनके तासुरात थे, चैलेंज कर रहे थे इस्लामाबाद की नून लीग की क़यादत को, अब तीसरी हो गई है। तो अब्बासी साहब ही बता दें, क्या आप कार्रवाई तो करेंगे जो पार्टी में है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, लोग क्यों टूट रहे हैं नून लीग के? देखें, ये नून लीग के लोग टूट नहीं रहे, जिसे ज़मीर बेचना होता टूटता नहीं है। ये ज़मीर फरोश लोग हैं। अगर हिम्मत है तो अपनी सीट छोड़ें, पार्टी के टिकट पर इलेक्ट हुए थे, सीट छोड़ें, इलेक्शन में हिस्सा लें और वापस आ जाएं। अगर हिम्मत है, ये सियासत का असूल होता है। हमें चैलेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना टिकट के लिए अप्लाई करें नेक्स्ट टाइम। अगर आप इस जमात में नहीं रह सकते तो जाएं कोई और काम करें। ये सारी नाकामी हुकूमत की है। जब वज़ीर आला अपने आप को कमज़ोर महसूस करे, हुकूमत कमज़ोर महसूस करे, तो वो चंद ज़मीर फरोश पकड़ के सामने खड़े कर देती है कि जनाब ये देखें जी, ये लोग भी, भाई उनके जाने से नून लीग को कोई नुकसान नहीं होगा। हम तो उनको एक दिन में डिसीट कर सकते हैं। और मैं तो सिफारिश करूंगा शहबाज साहब से कि ऐसे लोगों को जमात से भी बाहर करें जो ऐसे चैलेंज दे रहे हैं। ये तो एक तरफ ज़मीर फरोशी और एक तरफ चैलेंज। तो आपने अपना ज़मीर बेचना है, उससे बेहतर है कि छोड़ें सीट को, फिर इलेक्शन लड़ें। और मैं बुज़दार साहब को कहूँगा कि आपकी इज्जत में ऐसे लोगों को मिलने से इजाफा नहीं होता। वो ज़माने चले गए हैं। आप क्या दिखा रहे हैं कि मैंने 6 बंदे खरीद लिए, मैंने हॉर्स रेडिंग शुरू कर दी, यानी अब कमज़ोरी शो कर रहे हैं। तो बहरहाल ये उनको मुबारक हो। अब ये मामला ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। आपने एक बात कही है बड़ी अहम कि बुज़दार साहब, आपने कहा कमज़ोरी की निशानी है उनकी, तो इस वक्त बुज़दार साहब का कोई सिंहासन डोल रहा है, एक दो नाम भी आ रहे हैं उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। देखिए, बुज़दार साहब तो पहले दिन से उनकी कोई हैसियत नहीं थी सियासत में। वो तो पता नहीं किस मकसद के लिए उनको लाया गया है, बहरहाल लाया गया, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, उनको मुबारक हो। तो अब हुकूमत करें, अवाम के मसाइल हल करें। जो पंजाब की हालत आज है, आप यकीन करें मैंने कभी ये हालात पंजाब में नहीं देखे। ना स्कूल चलते हैं, ना अस्पताल चलते हैं, ना डेवलपमेंट हो रही है, कुछ भी नहीं है। हुकूमत एग्जिस्ट ही नहीं करती। MNA MPA जो हुकूमती बेंचेस के हैं वो तंग हैं कि कोई काम ही नहीं हो रहा। तो अब आपने 6 बंदे खरीद लिए हैं, तो बुज़दार साहब को मुबारक हो, उन 6 अफराद को भी ज़मीन बेचने पर मुबारक हो। अच्छा, लेकिन इस वक्त ये आपने कहा वोट भी कम मिले ये बजट के मौके पे जी, आपके सामने है। फिर ये है कि एक नाराज़ ग्रुप जो है वो डिनर के बाद अलग मिला। हमने सुना था राजा रियाज की ज़बानी के 22 लोगों का, 15 लोगों का। ये तो खासे लोग जो हैं उसमें कोई फैंस सेटिंग कर रहे हैं। तो ये इस सारे तनाज़र में कोई स्पीकर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस पहले की हो रहा है, या इस हुकूमत को आप कहेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें या कोई नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे? कोई इस किस्म की हिकमत अमली है APC के ज़ेर गौर अगर हुआ? नहीं, ये देखिए, ये बातें APC में डिस्कस होंगी। अभी तक कोई हिकमत अमली ऐसी है नहीं। हम तो तमाशा हुकूमत का देख रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, उसको अपने अंदर इंतशार है, उनके इत्तेहादी अलहदा हो रहे हैं, अपने मेंबरान नाराज़ हैं, और हुकूमत अक्सरियत डेमोन्स्ट्रेट करने में, दिखाने में असम्बली में नाकाम रही है। जी है भाई साहब। जी है भाई साहब, ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन आप एक बात समझ नहीं आ रही। आपने जो कहा कि माइनस PTI हो जाएगा, अब ये होगा कैसे? ये तो ज़रा समझा दें। अभी आप APC होनी है, फिर उसके बाद मामला तय होने हैं, -1 आप नहीं चाहते, क्या नए इलेक्शन चाह रहे हैं आप लोग, या कोई और तरीका चाह रहे हैं? होगा कैसे? देखिए, -PTI का मैं कहने का मतलब ये है कि ये हुकूमत नहीं रह सकती। जो हुकूमत मुल्क चलाने में, मुल्क के मामलात बेहतर बनाने में नाकाम हो जाए, उसका हर लम्हा मुल्क पे भारी होता है। वो -PTI की हुकूमत है। -PTI -1 में ना होना चाहिए, ना ये मुमकिन है, ना ये होता है। ये मुल्क को और नुकसान पहुंचाएगा। तो अब
ये हुकूमत जाएगी, इत्तेहादी जो सबसे आसान तरीका है, इत्तेहादी टूटेंगे, अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म के पास दो चॉइसेस हैं, या अलहदा हो जाए या असेंबली तोड़ दे। अच्छा, ये वाजिद साहब आपने कहा, ये एक और भी तो सिनारियो है ना, क्या आप उसके हक़ में आप अक्सर ये एलेज करते रहते हैं कि ये आए नहीं हैं, लाए गए हैं, ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है, जो लाए हैं, क्या वो उनका साथ छोड़ देंगे और फिर आपकी मिली भगत से आप में से कोई आदमी ले आएंगे? ये देखिए, ये अशखास की बात नहीं है कि कोई आदमी आ जाएगा वो दुरुस्त कर मैं देगा। पार्टी की बात कर रहा हूँ। नहीं, निज़ाम को चलना चाहिए। जैसे देखें, हम असेंबली में आए थे, उस वक्त दो राय थी कि असेंबली में ना जाया जाए, ये इलेक्शन रिग्ड है, ये मुतनाज़ा है। हमने फिर भी कहा कि यार जो लूला लंगड़ा इलेक्शन है, मुल्क में जमहूरियत चलती रहे, हम असेंबली में आ गए। अब हुकूमत नाकाम हो चुकी है, तो सिलेक्टेड थे या नहीं थे, अपने काम में नाकाम हो चुके हैं। मैं नहीं समझता हूँ कोई भी उनको सपोर्ट अब कर सकता है इस हुकूमत को, क्योंकि उनको सपोर्ट करना मुल्क से दुश्मनी के बराबर है। इस हुकूमत को सपोर्ट देना, इसको सहारा देना, चाहे वो इत्तेहादी हो, कुछ भी हो, मैं नहीं समझता मुल्क के मफाद में है। तो अब हम सबको, सियासतदानों का काम ये है कि इससे पहले कि इंतशार हो मुल्क में, लोग सड़कों पर आ जाएं और एनार्की आ जाए, जमहूरियत खतरे में पड़ जाए, उससे पहले कोई सियासी हल ढूंढें। तो सियासी हल ढूंढना पड़ेगा, इसलिए एपीसी हो रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। एपीसी का इज़हार यकजहती होता है कि हम मुत्तहिद हैं इस मामले में। कोई टाइमलाइन है एपीसी का? एपीसी महल शहबाज साहब ने और सब ने मिलकर तय करना है। मैं अगले हफ्ते 10 दिन में होगी। थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ ज़रा इन डिटेल बात करेंगे रूजवेल्ट होटल की भी, और कश्मीर के 3 साला हयात की, जिसकी तस्वीर ने पूरी दुनिया को रुला दिया है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, अपने कल के प्रोग्राम में हमने इस बात की निशानदेही की थी कि आलमी मंदी के माहौल में रूजवेल्ट होटल को न्यूयॉर्क में उसकी निजकारी का फ़ैसला किया जा रहा है। आज बिल आखिर जो इजलास कल होना था, जो काबीना की निजकारी कमेटी है, उसका इजलास हुआ है मुशीर ख़जाना की सदारत में, और अब ये फ़ैसला किया गया है कि रूजवेल्ट होटल को इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं की जाएगी, बल्कि थर्ड पार्टी को दिया जाएगा चलाने के लिए। एक तो ये फ़ैसला ज़ाहिर खुशाइन तो है, लेकिन इस पर नज़र षानी करना और पहले ही ऐसे फ़ैसले लेना और उन पर सोच विचार करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखना, सबसे पहले तो ये पब्लिक प्राइवेट जॉइंट वेंचर है, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये रूजवेल्ट होटल तो कई ब्लॉक्स में इसकी बिल्डिंग है। ये मेडिसन पे भी लगता है, दूसरे एवेन्यू पे भी लगता है, और ये बहुत बड़ा होटल है। लेकिन बुनियादी तौर पे बात यह है कि ये जो कल और बात की थी, ये खांची मारने की कोशिश की जा रही है, और अब भी इस इम्कान को ये अक्सर रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन चले, हम इतना क्रेडिट तो ले सकते हैं कि हमने शोर मचाया तो कुछ एहसास ज़िया हुआ। और ये जो वज़ीर ख़जाना या मशीर ख़जाना ने जो एक कमेटी बनाई हुई है, और ये भी एहसास हुआ कि मशीर ख़जाना पहले इकॉनमी को तो बहाल कर लें, वो प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में क्यों पड़ गए। उस ज़माने में प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्टर हैं, और जो कमेटी है या कमीशन है उसको करने दें। तो इसीलिए इस बार 12 में जो टास्क फोर्स थी उसको आज डीनोटिफाई कर दिया गया, तरील कर दिया गया। जी, बिल्कुल निज़ामी साहब, ऐसे ही है। जी। और तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। पहले से जो मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, इन्होंने एक प्रायोरिटी लिस्ट भी दी थी जब पीटीआई की हुकूमत बनी थी, और उसके बाद ये सारी उठक बैठक हुई। खैर निज़ामी साहब, एक और मामला है, आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं, दुनिया भर के लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, जो कल सोपुर में हुआ है। 3 साला बच्चे के सामने उसके नाना को शहीद किया गया है। बर्बरियत भी इस पे शर्मा रही है। निज़ामी साहब, ये क्या है? ये कहाँ रह गई वो जमहूरियत, सबसे बड़ा जमहूरिया, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरिया कहलाने वाला भारत? जी हाँ, ये तो देखे ना, जो मोदी की जो मुस्लिम कुश और कश्मीरियों कुश की जो मसलूस पॉलिसी है, ये उसका लाजमी जुज़ है। उन्होंने कोई पाकिस्तान के साथ कश्मीर के हवाले से, वैसे चीन के साथ जो उनका बहुत बड़ा नेबर है,
उधर से उनको मार भी खाई है, और खिलफत के बाद वो और जुल्म कर रहे हैं वहाँ। नेपाल, फिर बांग्लादेश, जिससे उनके इस वक्त मामलात इतने ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं हुए। श्रीलंका से उनके तल्लुकात हमेशा, कोई भी नेबर जो है वो ट्रस्ट नहीं करता उनको। अब वो कश्मीर को सिक्किम या भूटान बनाना चाहते हैं। वो एक ज़माने में तो पाकिस्तान को भी उनका यही ख्वाब था, और पाकिस्तान तैरने वाला नहीं। लेकिन उसके साथ आप देखें कि DG ISPR बाबर साहब को ये, मेजर जनरल बाबर साहब को ये वजाहत करनी पड़ी कि ये इंडियन पागल हो गए हुए हैं बिल्कुल। मैं उनके देखता हूँ गोस्वामी और दूसरे लोग कि जी पाकिस्तान ने मज़ीद कमक भेज दिए वहाँ गिलगित बल्तिस्तान, हमने कोई नहीं भेजी। उसकी बड़ी दो टोक पुरजोर तरदीद की गई, और उस पर मुतसाद ये कि चीनी फौज यहाँ आ गई है जी, स्कर्दू एयरबेस यूज़ कर रही है, जो अपनी चीन के हाथ ठुकाई हुई है लद्दाख में। जी। अब उसको आप इस जो क्या कहते हैं जो थिएटर है वॉर का, वो एक वाइडन करके उसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान को बीच में घुसाना चाहते हैं। आज हमारे वज़ीर ख़ारजा ने इसकी भी नोटिस लिया और बड़ी भरपूर वो भी किया है, इसकी मजम्मत भी की। इसी तरह जो बच्चे के सामने उसके नाना को की जो शहादत की है, इसमें तो कोई बच्चे या नौजवान सभी, ख़ास तौर पे आपको पता है ये जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, कर्फ्यू है, इंटरनेट बंद है, राइट टू मूवमेंट बंद है, मीडिया पे पाबंदी है, ये सब कुछ जो है ये तो एक जेनोसाइड किस्म की पॉलिसीज़ हैं। जी। अच्छा निज़ामी साहब, पिछले अगर हम एक साल में देखें, अगस्त 2019 का जो भारत का इक़दाम था, उसके बाद से लेके अब तक जो पाकिस्तान ने सफारती लिहाज से किया है, आप समझते हैं वो कश्मीरियों की ख्वाहिशात का अमीन है, वो उनकी उमंगों की तर्जुमानी करते हैं? और जी देखें, बात ये कि पाकिस्तान जो है 4 जंगें लड़ चुका है इस हवाले से। मेरा नहीं ख्याल कि अब जंग कोई ऑप्शन है, दोनों मुल्कों के लिए न्यूक्लियर पावर हैं, तो इसलिए डिप्लोमेटिक सतह पे ही इससे निपटा जा सकता है। अच्छा ये बताइए, ज़रा डोमेस्टिक पे आ जाएं, ये कोई एक सर्वे है आज मैंने कहीं पढ़ा है? जी, ये इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन है निज़ामी साहब, और ये अगर मौजूदा हालात में इलेक्शंस हो जाएं तो लोगों की राय बताई है कि वो किसको ज़्यादा वोट देना पसंद करेंगे। तो हस्बे रिवायत नून लीग 27% है, ज़्यादा हैं, PTI 24% है, पीपल्स पार्टी 11% है कि अवाम इस तरह इजहार कर रहे हैं। लेकिन निज़ामी साहब इसमें देखें कि पीपल्स पार्टी का ग्राफ ऊपर गया है। जी देखें, बात यह है कि जो भी इनकम्बेंट होता है ना पाकिस्तान जैसे ममालिक में, लेकिन ये कोविड है, टिड्डी दल है, इनकी वज़रा की अपनी बो लजबियाँ हैं, खान साहब की अपनी कलाबाजियाँ हैं, इसके होते हुए एक सर्वे की ज़रूरत नहीं थी। कुछ नज़र आ रहा है कि ये कोई मामलात जो हैं इस हुकूमत के मुआफिक नहीं जा सकते। महंगाई हो, आटे की किल्लत या महंगाई हो, चीनी की किल्लत या महंगाई हो, बिजली की किल्लत और महंगाई हो, दस्तयाबी हो। एक तरफ वो बिजली में एक्सेस हैं, दूसरी तरफ ये है कि कराची के लोग तो रो रहे हैं, लोड शेडिंग इंतहा को पहुंची हुई है। तो मकसद है कि इस हुकूमत की जो एक बुनियादी एक जो कॉमन थ्रेड है वो है नाअहली और नालायकी, और डिलीवर ना कर पाना, और शेखियाँ और फड़े मौत मारना। अब मुझे नहीं पता कि ये सर्वे कोई साइंटिफिक है या नहीं है। एक पहले एक सर्वे है जिसमें कहा गया था कि PTI बहुत बड़ी मकबूल जा रही है, लेकिन मैं तो इन सर्वेज में बिलीव नहीं करता। लेकिन अपने सियासी थोड़े बहुत तजर्बे की रोशनी में यानी बतौर सहाफ़ी के कुछ नज़र ऐसा ही आता है कि PTI का ग्राफ जो है वो इतना ऊंचा नहीं जा रहा होगा। अच्छा निज़ामी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि अवामी जज्बात महंगाई को लेके, गवर्नेंस को लेके खासे मुख्तलिफ हो गए हैं, पहले जैसे नहीं हैं, लेकिन इन जज्बात का फ़ायदा उठाने के लिए अपोजिशन के पास तो मौका है, लेकिन अपोजिशन भी तो बिल्कुल खामोश है। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? नहीं, ये तो आप सही नहीं कह रहे कि खामोश है। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी तो बहुत ही फ्रंट फुट पे खेल रही है, और जो है वो बिलावल भुट्टो साहब, उनकी तकरीरें तो सख्त से सख्तर होती जा रही हैं।
अलबत्ता देखें, शहबाज शरीफ साहब बी सेफ बी एट होम वाली पॉलिसी जो उनकी है, ये अलबत्ता वही पुरानी पॉलिसी है, कोविड का बहाना लगा के एक और जवाब बना के वो अपना रोल अदा करने से मुतरद्दिद हैं। ये तो निज़ामी साहब लग रहा है कि शहबाज शरीफ सियासी तौर पे भी ख़ुद को करंटीना कर लिया, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जो वे फॉरवर्ड है, कोई तहरीक का माहौल, कोई मज़ामत, कोई जिस तरह -1 की बात हो रही थी, नो कॉन्फिडेंस, इसके लिए इनिशिएटिव कौन लेगा? पीपल्स पार्टी तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रही है, इवन वो ये भी कह रहे हैं कि APC कब बुलाएंगे शहबाज शरीफ साहब? ओ भाई मेरे, वो बिलावल साहब लाहौर आए और उनको शहबाज शरीफ साहब मिले तक नहीं जी। अब वो ऊपर से तो ये कह के चले गए इस्लामाबाद कि यार वो अभी लील है, ये है, वो है। लेकिन ये वो जो उन्होंने कहा ना कि इंडिपेंडेंट लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराएं, वो करवा रहे हैं तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेकिन जैसे मैं पहले अपने प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, शरीफ बरदरान ने जिस अंदाज से हमेशा अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स को सियासी अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल नज़र के लिए या सियासी फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जी ठीक है। मियां निज़ामी नवाज साहब, मुशर्रफ के दौर में भी यही किया, अब भी यही कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।